Good morning, everybody. Today we are going to start a most important topic, present indefinite tense. Let's start now. Present indefinite टेंस या हम इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहली बात है, मैंने कल के वीडियो में इंट्रोडक्शन में इसकी पहचान बता दी थी, फिर इसको चर्चा करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। पहचान हिंदी में क्या है इसकी? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसमें सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस में सबसे पहले हम सेंटेंस रचना करते हैं, तो सबसे पहले हम असर्टिव का लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा लेते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको पहचान याद करते हैं, आपके माइंड में आना चाहिए फला टेंस इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है या कौन सी वर्ब का फॉर्म यूज आता है। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, ऑब्जेक्ट सी ए जो भी है हो सकते हैं। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। अब उसका डिसाइड हम कैसे करें फ्रेंड्स? इसका डिसाइड हमें करना है कि थर्ड पर्सन एक वचन के साथ, यानी ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ए एस लगाते हैं। एक बात, फर्स्ट फॉर्म में एस कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट ही, से, इट और सिंगुलर नाउन होगी। सिंगुलर क्या होगी? सिंगुलर नाउन होगी। तो सिंगुलर नाउन के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो तो केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन है उसके साथ एस एस लगाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें इस टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती है और अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है। तो मैं इसका यही बता देता हूं कि ही, सीट और सिंगुलर नाउन के साथ एस एस लगता है और एच वी लगानी पड़े तो डज आती है। और इसमें इसी रूल्स के साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़े तो डू आती है। वो सेंटेंस देखना है, अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, लेकिन अफर्मेटिव में अगर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि हम क्या करते हैं कि उसको स्ट्रेस देते हैं। स्ट्रेस का मतलब किसी बात को जोरदार तरीके से कहते हैं, तब हम उसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगा देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में भी। अब देखिए हमारे पास ये समस्या तो खत्म हो गई। अब दूसरी समस्या आती है कि एस कहाँ लगाएं, ई एस कहाँ लगाएं। जब ये डिसाइड हो गया कि इसमें ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें एस एस लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस एस लगता है, तो जब ये डिसाइड हो गया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे? वर्ब का अंतिम लेटर वर्ब का अंतिम लेटर देखेंगे। कौन सा? वर्ब का अंतिम लेटर देखेंगे। यदि ओ, एक्स, डबल एस, एस एच, सी एच, जेड अगर इनमें से हो तब तो ई एस लगाएंगे, अन्यथा एस लगाते हैं। अन्यथा क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। ओ, वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, एक्स, डबल एस,
SHCHZ अगर ये हो तो सामान्यतः क्या होता है कि उसके बाद में हम ES लगाते हैं, अन्यथा हम क्या लगाते हैं, S लगाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास कोई लिखा हुआ है, जैसे ये है GO, अब S या ES में से जोड़ना है तो इसमें O आ गया, O हमारा है तो क्या हो जाएगा, गोज। जैसे वॉच है, WATCH, देखना, इसमें S या ES जोड़ना है तो क्या आ जाएगा, CH आ रहा है तो ES जुड़ जाएगा, तो वो चीज। इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे मान लो टेक दे दिया, अब S या ES जोड़ना है तो इसमें E है, E इनमें है नहीं, तो इसलिए इसमें क्या जुड़ेगा, S जुड़ेगा। जैसे वॉक दे दिया, अब क्या जुड़ेगा, S जुड़ेगा। तो हमें ध्यान रखना, OXSSCHZ हो तो इनके साथ सामान्यतः क्या होता है, ES का यूज होता है। अब देखिए सेंटेंस इंग्लिश बनाना बहुत ही आसान है। हमें अगर कॉन्सेप्ट क्या है हमारे माइंड में कि ये सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि रेगुलर एक्शन जितने भी होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, जितने भी काम होते हैं वो लगभग, दैनिक जीवन के जितने भी काम है वो लगभग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी कमेंट्री होती है, न्यूज आती है, अखबार में हेडलाइंस आती हैं जो डेली रूटीन से संबंधित है, तो वो सब के सब किस में आती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। देखिए इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको कैसे बनाएं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, वह अंग्रेजी पढ़ता है, वह अंग्रेजी पढ़ता है। सबसे पहले ये तो हमारी पहचान हो गई, छोड़ो, पहले एक नंबर की बनाओ, वह को ही कहेंगे, फिर लास्ट से बनाने लगो, रीड, फिर वापिस आओ इंग्लिश। तो हम इस तरीके से आसानी से इंग्लिश बना सकते हैं। ही, फिर लास्ट से बनाओ, फिर ये बनाओ। अब देखो सब्जेक्ट आपका ही सीट में से है ना, है तो ऐसे ऐसे लगा देंगे, इसमें ये लगा दिया हमने, हमारा बन गया। जैसे मैं कहूं मोहन एक गांव में रहता है, पहचान है, कोई बात नहीं। अब बनाने लगो, सबसे पहले पहले की बनाओ, फिर लास्ट से बनाने लगो, रहना, लीव। अब देखो एक क्वेश्चन है तो ऐसे लगा ही देंगे, ये लो लीव्स, मोहन लीव्स, फिर पीछे से लगाओ मे की इन, फिर एक गांव की ए विलेज। इस तरीके से हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे कहें पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो हम बनाएंगे, पक्षी की बनाओ बर्ड्स, उड़ने की बनाओ फ्लाई, मे की बनाओ इन, आकाश के द स्काई। और इस तरीके से आसानी से हमारी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जा सकता है। कितने बड़े से बड़ा सेंटेंस हो फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम अगर ट्राई करते हैं तो हम आसानी से उसकी इंग्लिश बना सकते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। जैसे और लो, आपके पास मान लीजिए सेंटेंस है, वह हिंदी पढ़ाता है। अब देखो वह को ही, अब लास्ट में पढ़ाना को क्या कहते हैं, टीच, पढ़ना को रीड और पढ़ाना को टीच। अभी एक क्वेश्चन है, ES लगा दो, क्योंकि CH आ गया ना तो ES लगा दिया। अब क्या बच गया, वापस आ रहे हैं, इसकी बना दी, फिर इसकी बनाई, फिर वापस आओ हिंदी, ये हमारी हिंदी की बन गई। जैसे मैं कहूं कि अगर हम ये कहें वे बाजार जाते हैं, वे को क्या कहेंगे, दे कहेंगे। पीछे से बनाओ, जाना को गो, आने जाने की बात हो तो टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, बाजार को मार्केट कहते हैं। ये लो, पहले फ्रेंड्स इसकी बनाएगी, फिर लास्ट में बनाओ, फिर उसके बाद में इसके जाने आने के लिए टू लगाते हैं और फिर इधर आते जाओ वापिस, तो ये मार्केट हो गए।
अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं किसका नेगेटिव बनाना हो, इसी का नेगेटिव बनाना हो तो मैं सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इन सभी का स्ट्रक्चर लिख देता हूं। इसका स्ट्रक्चर मैंने अभी लिखा, फर्स्ट फॉर्म SIS ऑब्जेक्ट, इसका लिखेंगे सब्जेक्ट, डू डज का इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव इसलिए नॉट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसका लिखेंगे तो डू डज सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन, और इसका लिखेंगे तो डू डज सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव और है नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और फ्रेंड्स ये इंटरोगेटिव अगर WH वर्ड से शुरू हो, WH वर्ड से शुरू हो तो WH वर्ड्स इनके आगे WH वर्ड्स लगा देते हैं, सेम ही रहेगा इसके आगे जैसे हमने लिखा, तो ये WH वर्ड्स और फिर ये सेम ऐसा कैसा, जैसे भाई तो भाई, डू या डज, फिर ये ऐसा, व्हेन डू डज ऐसे, हाउ डू डज ऐसे, इस तरीके से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। अगर हमारे पास ये फला टेंस उसकी पहचान कर ली, उसके कॉन्सेप्ट याद हो गया कि इसमें ये हेल्पिंग वर्ब आती है, ये वर्ब की फॉर्म आती है, तो हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए एक से हम 4 बना के बताता हूँ, फिर हम इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए मैं एक सेंटेंस लेता हूँ और ये है, वह कपड़े धोती है। अब इसको मैं शॉर्ट में कहूँ, SVO SHNVO HSVO और HSNVO। अगर मैं इनको शॉर्ट में इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो सभी टेंस का यही स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इसके सिंपल जो प्रेजेंट सिंपल है, इसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लगभग में हेल्पिंग वर्ब होती है, तो उसमें हमारे पास ऐसा होता है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब आती है तो हमारा स्ट्रक्चर होगा SHVO, हेल्पिंग वर्ब बदलती है टेंस की और वर्ब की फॉर्म बदलती है, और सब स्ट्रक्चर वैसे के वैसे रहते हैं, एज इट इज रहते हैं। अब देखो इसको बनाते हम, तो वह कपड़े धोते, तो वह को क्या कहें, सी, पीछे से आओ, धोना को धोना कहेंगे वॉश। अब ये सिंगुलर है तो इसमें SHRES लग जाएगा, फिर पीछे आ जाओ, कपड़े को क्लॉथ्स, ये लो। इसका नेगेटिव बनाओ, देखते जाओ आप, सी, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, डू या डज, जहां SS लगता है वहां डज आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है, क्योंकि जिसमें S आता है हेल्पिंग वर्ब में, S का मतलब सिंगुलर होता है, और S वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, तो डज में क्या आता है, S आ रहा है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी डज। देखो फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ये आपकी वॉश है ये, और फिर ये क्लॉथ्स, चाहे आपको इस तरीके से बनाओ चाहे इसको इस स्ट्रक्चर से बनाओ, एक ही बात है। इसका देखिए हम कैसे बनाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसमें डज आ रही है, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सी लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म यानी वॉश लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी क्लॉथ्स लगाएंगे, और ये क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट है। पहले हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट इसमें सी लगाएंगे, फिर इसमें एन का मतलब नॉट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म इसमें वॉश लगाएंगे, और फिर आपके पास ये ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, क्लॉथ्स लगा देंगे। और इस तरीके से हमारे पास, अगर मान लीजिए WH वर्ड्स दिया हुआ है तो हम WH वर्ड्स को इसके सामने, जैसे वाई है तो वाई लगा देंगे, हाउ है तो हाउ लगा देंगे, ये ठीक इसके सामने लगा देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमारे पास आता है कि इस टेंस का यूज कहाँ होता है, ये तो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी स्पीकिंग के लिए, और हमारे ऐसे राइटिंग के लिए, स्टोरी राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट बातें थी, लेकिन अब हमारे पास आता है कि इसका पेपर की दृष्टि से
एग्जाम के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास इसका यूज कहाँ पर होता है? इस टेंस का यूज निम्न स्थितियों में किया जाता है। अब वो सिचुएशन क्या है? This tense is used the following situation such as, first of all, universal truth। यूनिवर्सल ट्रूथ को हम एटर्नल ट्रूथ भी कहते हैं, एटर्नल ट्रूथ भी कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य, शाश्वत सत्य। क्या मतलब हुआ इसका? पहली कंडीशन है कि इस टेंस का यूज कहाँ होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ होता है, एटर्नल ट्रूथ के साथ होता है, सार्वभौमिक सत्य के साथ होता है, शाश्वत सत्य के साथ होता है। यानी हम यूनिवर्सल ट्रूथ को हम एक इस डायग्राम से समझ सकते हैं। और ये हमारे पास डायग्राम क्या है कि ये हमारे पास लाइन है और इसमें ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा बीच में क्या है? प्रेजेंट। ये इधर हमारा क्या है? पास्ट। और ये इधर हमारा क्या है? फ्यूचर। जो पास्ट में रहा हो, प्रेजेंट में भी हो और फ्यूचर में भी रहेगा, वह हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा, वो हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है? मैं कहूं सूर्य पूर्व में उदय होता है, उदय होता था, उदय होता है, उदय होता रहेगा। देखिए इसमें हम कैसे करें कि हम कहें कि इसमें कोई ज्योग्राफिकल फैक्ट हो। यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या आता है? कोई भी ज्योग्राफिकल फैक्ट हो, यानी ज्योग्राफिकल फैक्ट का मतलब होता है भौगोलिक तथ्य, या इसमें कोई मैथमेटिकल फैक्ट हो, मैथमेटिकल फैक्ट यानी गणितीय तथ्य, या इसमें साइंटिफिक फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य। चाहे इसको ज्योग्राफी ने क्लियर कर दिया हो, प्रूव कर दिया हो, चाहे उसको मैथमेटिक्स ने प्रूव कर दिया हो, चाहे उसको विज्ञान ने प्रूव कर दिया हो, अगर ये तथ्य आते हैं हमारे पास तो वो क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। हिस्ट्री ने प्रूव किया है तो हिस्ट्री में चला जाएगा, पास्ट में रहेगा। कभी आप ये कहोगे कि सर हिस्ट्री की बात भी सच्ची होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो हिस्ट्री में रहेगी, इस टेंस में उसको हम काउंट नहीं करते हैं। देखिए हमारे पास इन तीनों बिंदुओं को देखते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ में होता क्या है। बहुत बार इनसे क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, 10th में पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स में, यूपीएससी में, आरपीएससी के एग्जाम में, सीटेट, एस्टेट, इनमें सभी में पूछे जाते हैं। तो इसमें होता क्या है? देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं कहूं द सन इन द वेस्ट, और आपको दे दें ब्रैकेट में सेट। अब आपको पता होना चाहिए सन सूर्य होता है, ये में, ये पश्चिम, और ये अस्त होना। अब आपके माइंड में आएगा सिंपल सी बात, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। किसने बताया? हमारी भूगोल ने बताया, ज्योग्राफी ने बताया कि सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। और जब सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है तो क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ की श्रेणी में है या नहीं है? यूनिवर्सल ट्रूथ की श्रेणी में है, क्योंकि ये प्रूव किया हुआ है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता था
होता है और होता रहेगा। और जब अगर यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है, एटर्नल ट्रूथ में आता है, तो वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने दो ही बातें पढ़ी थी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें तो हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस लगाते हैं। नेगेटिव आता है या इंटरोगेटिव और भी सेंटेंस आते हैं उसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका अफर्मेटिव है क्योंकि ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, अंत में फुल स्टॉप आ रहा है। अफर्मेटिव है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये हमारा सेट हो गया। अब क्या सही है, अभी सही नहीं है क्योंकि सूर्य एक है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाते हैं और ये हमारा अब पूरी तरह से क्या हो गया, ठीक हो गया। जैसे मैं कहूं द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, और आपको दे देंगे ए बी सी और ये डी और ई डाल के देंगे नो एरर, यानी एरर संबंधित क्वेश्चन देते हैं और उसमें कहेंगे कि इसको आप सही करके बताइए क्या सारे ऑप्शन सही है या इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कहीं मिस्टेक है या इसमें कहीं गलती नहीं है। गलती नहीं है तो नो एरर को क्लिक करेंगे। अब देखेंगे कि अर्थ यानी हमारी पृथ्वी हुई, मूव यानी चक्कर लगाना हुआ, अराउंड मीन्स चारों ओर, सन मीन्स सूर्य, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष के ऊपर, जैसे आपका पहिया होता है धुरी पर घूमता है और वो घूमता ऊपर से घूमता हुआ नजर नहीं आता है, ऐसे पृथ्वी है वो भी अपने अक्ष के ऊपर घूमती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ज्योग्राफी कह रही है, ज्योग्राफी ने भूगोल ने प्रमाणित कर रखा है। पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर घूमती है और सूर्य के परिक्रमा लगाती है, चक्कर लगाती है, और ये बात पहले लगाती थी, लगाती है, लगाती रहेगी। यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। इसमें इज और आईएनजी फॉर्म लगा दिया जो पूरी तरह से गलत है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। इसका मतलब चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसका मतलब पहले नहीं लगाती थी, आगे भी नहीं लगाएगी, तो इसका मतलब ये बात गलत है। इसको सही करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और मैं यहाँ पर अगर मूव में क्या लगा दूं, एस लगा दूं, तो ये हमारा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब हम करते हैं इसमें मैथमेटिकल और साइंटिफिक फैक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं कि जो गणित ने प्रूव कर रखा हो या विज्ञान ने प्रूव कर रखा हो। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेंटेंस है कि इफ वी हिट द आइस इट, और आपको ब्रैकेट में दे देंगे मेल्ट, या यहाँ पर आपको कर देंगे और कुछ डाल देंगे इट इज मेल्टिंग, ऐसे कर देंगे। किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, हमें अगर कॉन्सेप्ट का पता है तो हम आसानी से कर देंगे। अगर हम देखो इंग्लिश भी ऐसे बनानी है जैसे हम उसको हिंदी से इंग्लिश बना रहे। अगर हम फिर इसकी बनाओ, बर्फ को गर्म करते हैं, बर्फ को गर्म करते हैं तो क्या परिणाम होता है, बर्फ को जब हम गर्म करेंगे तो बर्फ पिघलेगी या नहीं पिघलेगी। अगर बर्फ पिघलती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होगा क्योंकि ये हमें किसने बताया ये बात कि 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे ही हम गर्म करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद में बर्फ पिघल के और जल के रूप में आ जाती है, लिक्विड के रूप में आ जाती है, वो ठोस आकृति को छोड़ देती है। और ये साइंस प्रूव करती है, और साइंस प्रूव करती है यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। कोई कहेगा सर हमारे फ्रिज की ऐसी बर्फ है जो पिघलती नहीं है, चाहे उसको गर्म करो, तो भैया मैं उसके लिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं इस यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए चर्चा कर रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, मेल्ट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेल्ट्स आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने यूनिवर्सल ट्रूथ, एटर्नल ट्रूथ की चर्चा की, और इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी बाकी हैं प्रेजेंट सिंपल के,
वो जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।